हेलो एवरीवन, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपको लाइव क्लास में चैप्टर 7 से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी चर्चा करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर 7 का इवोल्यूशन से। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए ही क्वेश्चंस है। 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप अपने अनुमान से देखिए कि क्या सही होगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। यहाँ क्वेश्चंस को पहचानना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक चयन के बारे में, यानी नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन की जानकारी की प्रस्तावना जो है किससे की गई थी। अब आपके पास ऑप्शन है, एक है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है मेंडल, चौथा है वेलेस। वेलेस तो पहले क्लियर करेक्ट। दूसरा आएंगे मेंडल में। मेंडल तो क्या क्या भाई, पी प्लांट का सिलेक्शन किया गया। अब ये दोनों में ढूंढना है, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क में। तो सही आंसर हमारा क्या है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा किसने दी थी। यहाँ देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने का मतलब है कि जो आसानी से नेचर में सर्वाइव कर जाए और फिट होकर उसी में अपने आप को एडप्ट कर जाए, इसकी जानकारी किसने दी थी। तो जब भी कभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिखेगा तो इस कथन की जो जानकारी है वो स्पेंसर ने दी थी। चले अगले क्वेश्चन पे आएंगे, द एज ऑफ अर्थ एज एस्टिमेटेड एज, यानी पृथ्वी की अनुमानित आयु बताना है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है कि आपको बताना है कि कब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, यानी पृथ्वी कितने दिनों से या कितने वर्षों से यहाँ धरती में बनी हुई है। तो यहाँ देखेंगे पृथ्वी का जो अनुमानित आयु है वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 4.6 अरब वर्ष है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स अपीयर्ड ऑन अर्थ अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी पर पहला जीवन लगभग कब प्रकट हुआ था। अब देखिए यहाँ तो पता चल गया कि भाई पृथ्वी की आयु हमारा कितना है, 4.6 अरब वर्ष है और जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी लगभग 100 बिलियन ईयर्स के बाद, मतलब 100 बिलियन ईयर्स के बाद हुई थी, यानी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। अगले क्वेश्चंस में आएंगे हम, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज्ड बाय, अधिग्रहित लक्षणों की वंशागुणति के सिद्धांत किसने दिए थे। अब यहाँ देखिए, अधिग्रहित मतलब कि जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं लक्षण, किसके माध्यम से, वंशागति के माध्यम से। तो पहचानेंगे इसमें, तो एक वंशागत वाला सिद्धांत है मेंडल का, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 7 में ये मेंडल वाला कैरेक्टर नहीं आएगा, वो पी प्लांट के लिए आएगा। यहाँ वेलेस भी नहीं होगा, डार्विन तो प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिया तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लामार्क। तो सही आंसर देंगे हम क्या, लामार्क। अगले क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। यहाँ गौर करेंगे, अनुकूली विकिरण, अनुकूली विकिरण विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस। यहाँ पे गौर करना है, जहाँ क्वेश्चन जैसा दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे। अनुकूली विकिरण का उदाहरण कौन है, तो मेढक का जीवन चक्र ये नहीं है, डायनासोर एक्सटिंक्शन ये कहानी खत्म हो गया है, विलुप्त हो गया है। मानव विकुलेशन विकास जो है ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन यानी इसका डेवलपमेंट है, तो ये भी कहानी खत्म। यानी डार्विन फिंचेस की जो सिद्धांत है वो अनुकूली विकिरण को दर्शाता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, डार्विन फिंचेस। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेंगे, फिर भी आप बारीकी से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको गौर करना है, सिर्फ एक बार देख भी लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं, आज 45 क्वेश्चंस लाए हैं, 45 क्वेश्चंस, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप बनाइएगा तो एनसीईआरटी बुक में भी सही तरीका से आपको नहीं लग पाएगा क्वेश्चंस वहाँ से। यहाँ देखेंगे, पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस अनुपस्थित थे। यहाँ देखिए किसके बारे में चर्चा की गई है, पृथ्वी की। और प्रारंभिक वातावरण यानी कि शुरुआती अवस्था में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था आज से 4.6 अरब वर्ष पहले, तो उस समय गैस पूछा गया है क्या, अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित गैस की जानकारी देना है। तो उस समय ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ था, ऑक्सीजन का निर्माण बाद में हुआ, फिर धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हुई। तो सही आंसर हमारा क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ गौर करेंगे ये। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, विच एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। अच्छी सवाल है कि किस प्रयोग ने दिखाया कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ। देखिए एकदम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यानी ये ऐसा माना जाता है कि पहले सारे चीज़ जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सारे निर्जीव अवस्था में थे, फिर धीरे 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 पृथ्वी में सजीव की उत्पत्ति हुई। तो निर्जीव से क्या बना भाई, सजीव बना।
यानी नॉन लिविंग से क्या बना, तो नॉन लिविंग से लाइफ बना, यानी लिविंग थिंग्स बना। तो अब यहाँ देखेंगे इस बात की एक्सपेरिमेंट की जो जानकारी थी किस वैज्ञानिक ने दी थी, और ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिद्धांत है जिसे हम बदल नहीं सकते, जिन्होंने दिया है उसे हमें रटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कभी भी जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ, इस बात की जानकारी किसने दिया, तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ने दिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, विच टाइप ऑफ इवोल्यूशंस रिजल्ट इन एनालोगस ऑर्गन्स। यहाँ देखिए एनालोगस ऑर्गन्स को पहले समझना है। एनालोगस ऑर्गन यानी कहने का मतलब समरूप अंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछ देता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह एनालोगस ऑर्गन के बारे में यानी समरूप अंग के बारे में, और एक पूछ देता है इसी तरह अपसारी और अभिसारी में। तो यहाँ गौर करेंगे, जब भी ये समरूप अंग है यानी समान रूप वाले अंग जो दिखने में कैसे होंगे, समान रूप वाले अंग होंगे, तो ऐसे अंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, अभिसारी विकास। ये याद रखिएगा, ये सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिसारी और अपसारी विकास में अंतर स्पष्ट करें, ये सवाल रहेगा। तो उससे अच्छा इस सवाल का आप पहले से प्रिपरेशन करके रहिएगा, या फिर पूछ दिया जाएगा समजात अंग और असमजात अंग में अंतर। तो सही आंसर हमारा रहेगा, समरूप वाली बात आएगी तो अभिसारी याद रखेंगे, ठीक ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, तितली और चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 10th में भी पढ़े होंगे ये, और 12 के सिलेबस में भी है। कौन सा सवाल है कि तितली और चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण है। द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई एंड बैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन इजीली, और कोशिश कीजिए बताने का, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किसका किसका पंख है भाई, तितली का पंख है और चमगादड़ का पंख है। अब देखेंगे तितली और चमगादड़ का जो पंख है, तो यहाँ गौर करेंगे तितली और चमगादड़, यहाँ देखिए ये दोनों किस पे बिलोंग करेंगे, ये असमजात अंग के अंतर्गत आएंगे। होमोलोगस ऑर्गेन्स हो गया समजात अंग, एनालॉगस ऑर्गेन्स हो गया वो समरूप अंग। समरूप अंग कहने का मतलब हो गया कि समान रूप के अंग है, यानी कि दोनों का काम जो है एक ही टाइप का है, यानी उड़ने में मदद करता है। तो जो सिर्फ एक टाइप का कार्य करता है उड़ने में, तो ऐसे अंग को हम लोग समरूप अंग कहते हैं। तो ऐसा ही आंसर हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गेन्स। चलिए आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, सना फ्रूडस, अच्छी बात है, आप जगे हुए हैं हमारे क्लास के लिए, और सभी जग रहे हैं, और सभी का भी कमेंट आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, आप लगे रहिए, आप लोग एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर है। हम ही को समय नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा रात्रि क्लास हो जाती है। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये आपका खूब है जो आप हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखेंगे, द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। कई बार क्वेश्चन आया है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में जिस वैज्ञानिकों ने लिखा उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। तो जहाँ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज रहेगा तो उसकी जानकारी हम लोग किस पे लेंगे भाई, डार्विन पे। याद रखना ये क्वेश्चंस कई बार पूछेगा, 100% है, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही सवाल पूछेगा कि भाई ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की पुस्तक की जानकारी किसने लिखी है। तो सही आंसर हमारा क्या है, डार्विन। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं, फॉसिल्स आर स्टडीड अंडर। फॉसिल्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ये तो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि भाई फॉसिल्स के अध्ययन को हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, और जीवाश्म विज्ञान से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको इंग्लिश वाला नाम याद रखना, पैलेंटोलॉजी। यही क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, और ख़ास करके घुमा के पूछता है, यानी इंग्लिश मीडियम में आपको पैलेंटोलॉजी देगा और इसी को हिंदी में लिख देगा पैलेंटोलॉजी। तो आप यहाँ जीवाश्म विज्ञान के चक्कर में ना रहिए, आप इंग्लिश वाले टर्म को भी हिंदी के तरीक़ा से याद करेंगे। चलिए बहुत ईजी सवाल सब है, कुछ आपके नज़र पे ऐसा रहेगा कि आप बहुत कम सुने हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन है, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन्स। हार्डी विंगबर्ग सिद्धांत समझाता है यानी जानकारी देता है। तो हार्डी विंगबर्ग का जो सिद्धांत है वो क्या करता है, वो जानकारी देता है आनुवांशिक संतुलन के बारे में, यानी जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सही आंसर हो गया क्या, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो सही आंसर हो गया बी नंबर पॉइंट। चलो भाई, इंडस्ट्रियल्स मेलानिज्म इज प्रिपेयर्ड मोथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिर्ची के कीटों में औद्योगिक कालापन किसका उदाहरण है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है, मिर्ची के कीटों में औद्योगिक कालापन किसका उदाहरण है। आप मिर्ची के पौधे को अगर देखे होंगे तो मिर्ची में आप दिखेगा ऐसे डार्क लाइक रहेगा। तो ये जो कालापन है ये बताया गया है, ये नेचुरल तरीका से आया गया है। कैसे आया है, नेचुरल तरीका से। तो इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। तो सही आंसर है हमारा
नेचुरल सिलेक्शंस। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे। वेस्टिजियस ऑर्गन आर, अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जो पहले हमारे काम के थे, आज भी शरीर पे मौजूद है लेकिन अब काम नहीं करते, यानी फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल के रूप में है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो पूर्ण रूप से क्रियात्मक है लेकिन क्रिया अभी नहीं कर रहा है। नव विकसित पहले से है, केवल पौधों में पाए जाते हैं ऐसा नहीं, हम लोगों में भी अवशेषी अंग है। गैर क्रियात्मक अवशेष मतलब कि है लेकिन गैर है, मतलब कि उसको ऐसे सिंपली सोचिए ना कि हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे गैर क्रियात्मक अवशेष। चलिए भाई, द फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स अपीयर्ड ऑन अर्थ अराउंड, पृथ्वी पर पहली कोशिकीय जीवन रूप लगभग कब प्रकट हुआ था? ऐसा माना गया है कि पृथ्वी पर, अभी आपसे हम इसके पहले हमने पढ़ा कि भाई पृथ्वी का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था, 4.6 अरब। फिर हमने कहा कि भाई जीवन की शुरुआत कब हुई थी, तो 3.5 अरब के आसपास। तो 3 के आसपास देखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा क्या, 3 अरब वर्ष पहले। तो सही आंसर हम लोग डालेंगे कितना, 3 बिलियन ईयर्स एगो जीवन की शुरुआत हुई थी। अगले वो क्वेश्चन में आएंगे। चमगादड़ के पंख और घोड़े का अग्रभाग किसके उदाहरण है? ये गौर कीजिएगा, कौन कौन है भाई? चमगादड़ के पंख और घोड़े का अग्रभाग किसके उदाहरण है? चलिए, द विंग्स ऑफ ए बैट एंड द फोर लिम्स ऑफ ए हॉर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया कि इसको अगर देखेंगे तो चमगादड़ का पंख और घोड़े का अग्रभाग, तो चमगादड़ का पंख क्या करता है, उड़ने का काम करता है ये चमगादड़ को, उसी तरह घोड़े का अग्रभाग घोड़े को दौड़ने का काम करता है। तो ये दोनों के लिए किस तरीका का काम करता है, तो समजात रूप में, समरूप अंग तो नहीं बोल सकते हैं, अवशेषी अंग तो नहीं बोलेंगे उपयुक्त में कोई, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समजात अंग के रूप में, यानी होमोलोगस ऑर्गेन्स। अगले क्वेश्चन में आएंगे। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी जीव की विकासवादी इतिहास को क्या कहा जाता है? यहाँ देखेंगे किसी जीव की किसकी इतिहास पूछा जा रहा है, विकासवादी। विकासवादी यानी कि पहले का कैरेक्टर को देखेंगे और वो आज के कैरेक्टर में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक कैरेक्टर हो रहा है, यानी माता पिता के कैरेक्टर को देखकर हमारा पता लगाया जा सकता है और हमारे कैरेक्टर से थोड़ा बहुत माता पिता की जानकारी ली जा सकती है, जिसको हम लोग रिकेपिटुलेशंस मत यानी थ्योरी कहते हैं, पुनरावृत्ति वाले सिद्धांत के रूप में। तो यहाँ पे बताया गया कि इतिहास की जानकारी और भी किसकी, किसी जीव की विकासवादी, तो जीव के बारे में इतिहास की जानकारी होगा, तो सही आंसर हमारा होगा वंशावली, यानी जिसको हम लोग कहेंगे फाइलोजेनी। आज भी हम लोग वंशावली बनाते हैं अपने दादा नाना सभी के कैरेक्टर को के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए सिग्निफिकेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI डालेंगे इसको। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए सिग्निफिकेंट इज, अनुवांशिक बहाव किसमें महत्वपूर्ण है, यानी किस बारे में जानकारी देती है? तो सही आंसर है भाई, अनुवांशिक बहाव जब भी कभी आएगा तो ये स्टेबल पॉपुलेशंस होता है कि जो अस्थायी रूप से रहते हैं उसकी जानकारी नहीं देती है, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं इसमें। लार्ज पॉपुलेशंस, बड़ी जनसंख्या की जानकारी नहीं देती है, अनुवांशिक बहाव सिर्फ अनुवांशिक कैरेक्टर के आसपास की जानकारी देती है, तो सही आंसर हमारा होगा स्मॉल पॉपुलेशंस। बहुत अच्छा सना वीडियोस आप लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है भाई, इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ, विकास किसका परिणाम है? यहाँ गौर कीजिए, विकास यानी चेंजेज, चेंजेज यानी क्या हो गया, बदलाव। और बदलाव से बात आती है कि हर संभव विकास, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या फिर जो इन्वायरमेंट कल्चर है उससे चेंजेज होते हो। तो देखेंगे म्यूटेशन यानी सडन चेंजेज ऑफ DNA और जीन, जो हम लोग थे उसको हम लोग म्यूटेशंस कहें, यानी जीन के माध्यम से चेंज या DNA के माध्यम से बदलाव हो रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट अभी हमने थोड़ा पहले बताया कि अनुवांशिक भी हो बहाव होता है जो जीन के आधार पर छोटे जनसंख्याओं में होती है। एक है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, यानी प्रकृति के द्वारा, यानी प्रकृति जिनको चुनती है धरती में सर्वाइव करने के लिए उसके द्वारा। ऑल ऑफ द अबव, तो ये सब कहीं ना कहीं इवोल्यूशंस के रोल में भाग लेते हैं, तो सही आंसर हमारा हो गया क्या, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर डालेंगे D नंबर पॉइंट्स। चलिए भाई क्वेश्चन आएंगे, विच साइंटिस्ट डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। देखिए यहाँ यही सब छोटा छोटा टर्म्स है जो आपको एक सवाल बना देता है, यानी वैज्ञानिकों ने स्वतः सर्जन के सिद्धांत, यानी स्वतः सिद्धांत की जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो जहाँ स्वतः सिद्धांत की जानकारी है तो ये है लुईस पाश्चर। आप पढ़े होंगे एक एक्सपेरिमेंट, इसमें लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट आपके NCERT में दिया हुआ है, भारतीय भवन बुक में भी क्लियरेंस दिया हुआ है कि लुईस पाश्चर के द्वारा
स्वतः सिद्धांत की जानकारी दी है कि किस तरीक़ा से जीवों की उत्पत्ति स्वतः अपने आप हुई है। तो ऐसे सिद्धांत को हम लोग लुईस पास्चर के सिद्धांत में डालते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखेंगे। द मॉडर्न मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कंबाइन्स, आधुनिक संश्लेषणीय विकास सिद्धांत किससे जोड़ता है। एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते रहिएगा घर पे, ये देखते रहिए। जैसे क्वेश्चन दिया मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी किसके लिए है, यानी आधुनिक संश्लेषिक विकास सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है। तो जहाँ क्वेश्चन आधुनिक संश्लेषिक विकास सिद्धांत है तो यहाँ गौर करेंगे। पहला है नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशंस, आधुनिक है तो ये नेचुरल से कोई बात ही नहीं है। दूसरा है जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन, अच्छा जीन की जानकारी दे रही है और इसी साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन की भी जानकारी दे रही है, तो ये हो सकता है। तीसरा देखते हैं जेनेटिक्स एंड पैलेंटोलॉजी, ये जीवाश्म की जानकारी नहीं देती है। और एम्ब्रियोलॉजी एंड म्यूटेशन तो नहीं देगी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर पॉइंट 22 का। अगले क्वेश्चन में आएंगे। फॉसिल्स एविडेंस सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय शोइंग, जीवाश्म साक्ष्य विकास के सिद्धांत का समर्थन किस प्रकार करते हैं। यहाँ गौर करना है, क्वेश्चन देखना है। जीवाश्म साक्ष्य विकास के सिद्धांत, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपका एक छोटा छोटा नोट्स बन जाएगा कि कौन सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है तो और इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया गया है। तो जीवाश्म से हमें क्या पता चलता है, समय के बारे में कि ये फॉसिल्स कितने दिनों पुराना है, यानी कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि जीवाश्म कितने दिनों का पुराना है। तो अब उसी के बारे में तो समय के साथ क्रमिक परिवर्तन, यानी पहले कैसे थे और आज कैसे हो रहे हैं, इस बातों की जो क्रम यानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चेंजेस होता है, तो यानी ग्रेजुअल चेंजेस ओवर टाइम। तो सही आंसर हमारा क्या है, ए नंबर ही पॉइंट है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए वेस्टिगल्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक अवशेषी अंग है। अभी एक क्वेश्चन आया था, अवशेषी अंग बताए थे, वैसा अंग जो हमारे शरीर में आज भी मौजूद है लेकिन क्रियात्मक दृष्टि से कार्य नहीं करते हैं। तो बहुत ऐसे ऑर्गन हैं छोटे छोटे जो हमारे लिए, तो इसमें से जो मेन ऑर्गन अगर आपको दिखा जाए तो किडनी आजकल काम किडनी कर ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि किडनी नहीं कर रहा है। हार्ट भी काम कर ही रहा है, लीवर भी काम कर ही रहा है, लेकिन यहाँ बोला है कि आपको ढूंढना है कैसा अंग, अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग में ये सब क्रियात्मक यानी अभी एक्टिव है, और कौन हमारे अंदर एक्टिव नहीं है। तो सही आंसर हमारा होगा क्या, अपेंडिक्स। तो अवशेषी अंग में क्या डालेंगे, अपेंडिक्स, है ना, परिशोषिका। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आएंगे। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज लैंड वेयर लाइकली, भूमि पर पहले उपनिवेश स्थापित करने वाले जीव संभवतः थे। ऐसा माना गया है कि धरती में सबसे पहले कौन सर्वाइव किया होगा, ऐसा अनुमानता लगाते हैं हम लोग। और कुछ रिसर्च से ऐसा पाया गया कि सबसे पहले धरती में पौधे सर्वाइव किए होंगे। आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे, अगर आप वाटर लेवल को कहीं पे अगर मेंटेन करके रखते हैं किसी पॉन्ड में या किसी कंटेनर में, तो कुछ दिन बाद देखेंगे उस पानी में हरा हरा कजली जैसा आने लगेगा। कजली यानी एल्गी, एल्गी यानी निम्न वर्गीय वाले पौधे जिसमें थैलस मौजूद रहते हैं, और साथ ही साथ सरे गले जगहों पे क्या रहेगा, कवक यानी फंजाई, तो यानी फफूंदी, तो कवक और पौधे। तो ऐसा माना गया है कि सबसे पहले जो है जीव संभवतः जो आए होंगे धरती में, तो ये फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन से भी पहले कोई अगर आए तो वो कौन आए हैं, फंजाई एंड प्लांट्स, यानी कवक और पौधे। चलिए बहुत अच्छा, सना फिरदौस लगे हैं अपने मार्क्स स्किल को बढ़ाने के लिए, अच्छी बात है बाबू, लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, द टर्म मिसिंग लिंक रिफर्स टू, मिसिंग लिंक किससे संदर्भित करता है। क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन क्या बताया, मिसिंग लिंक। यहाँ पे देखेंगे एनालॉगस ऑर्गन यानी समरूप ऑर्गन तो होगा नहीं यहाँ पे, फॉसिल्स यानी पिछली बातों को नहीं बताएगा, तो लिंक है यानी किसी से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है यानी समय के साथ क्या क्या संक्रमण आते रहा है उसके बारे में जानकारी। तो संक्रमण कालीन रूप यानी एक ऐसा रूप जो लिंक के रूप में बना हुआ है, एक दूसरे से जो भी कनेक्शन आ रहा है, जीवों में चेंजेज आ रहा है, या वायरस या वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे लिंक को हम लोग क्या नाम देंगे, मिसिंग लिंक, यानी ट्रांजिशनल फॉर्म्स के तहत ये बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे, जैवास्म विज्ञान के जनक कौन है। हाँ ये अच्छी बात है क्वेश्चन भाई, कि जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है। जरा गौर से सोचिए, कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। यानी जीवाश्म विज्ञान के यानी फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी के रूप में किसे जानते हैं, तो इसमें बताया गया था, एक चर्चा की चैप्टर 7 में है कि अभी तक में 27 बार पर्लेवाद सिद्धांत ऐसे ही आया है, पर्ले का सिद्धांत, जिसकी जो जानकारी दी थी वो किसने दी थी, क्यूवियर ने दी थी।
ऐसा माना गया। तो जॉर्ज क्यूवियर्स यानी जीवाश्म विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एडेप्टिव रेडिएशंस रिफर्स टू, अनुकूली विकिरण किसे संदर्भित करता है? यहाँ गौर करना है। अनुकूली विकिरण करने का मतलब है एडेप्टिव रेडिएशंस, और एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ये रहा सही आंसर आपका। और ये किसमें, यानी इवोल्यूशन, जो चेंजेज हो गया, यानी सामान्य पूर्वज से विभिन्न प्रजातियों का विकास। आप पहले जो पूर्वज थे और धीरे धीरे उन पूर्वजों से हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ और अलग अलग जीवों का भी इसी तरीक़ा से डेवलपमेंट हुआ। तो ये किसको दर्शाता है? अनुकूलन विकिरण। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन मोथ डिमोन्स्ट्रेट्स, कीटों में औद्योगिक कालापन दर्शाता है। फिर आया क्वेश्चन उसी तरीक़ा से कि कीट में औद्योगिक कालापन क्या दर्शाता है? तो औद्योगिक कालापन जो होता है वो किसी नेचुरल सिलेक्शंस की जानकारी देती है। तो जब कभी ऐसा रहे कि भाई किसी को जानकारी पिछला से पता करना है तो नेचुरल सिलेक्शंस के माध्यम आया और वो एक डायरेक्शंस को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट है। कालापन करने का मतलब किसी एक बात पे बताया जा रहा है, एक दिशा पे मोड़ा जा रहा है। तो सही आंसर हमारा पहला है कि डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, यानी दिशात्मक प्राकृतिक चयन के बारे में। अगले क्वेश्चन में आएंगे। एनालोगस ऑर्गन्स आर, यानी समरूप अंगों में होता है। क्या होता है समरूप अंगों में? तो समरूप अंग कहने का मतलब यहाँ पे है कि समान रूप जो अंग होते हैं उसमें खास करके यहाँ समान कार्य होंगे, लेकिन रूप जो होगी वो अलग अलग रचना वाले आएंगे। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एनालोगस ऑर्गन्स, तो आंसर देंगे क्या? समान कार्य लेकिन भिन्न भिन्न संरचना, जिसे हम लोग कहेंगे एनालोगस ऑर्गन्स। अगर होमोलोगस आएगा तब आ जाएगा कि समान संरचना लेकिन भिन्न भिन्न कार्य, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनालोगस ऑर्गन्स के लिए सही आंसर है हमारा क्या? ए पॉइंट। अगले क्वेश्चन आएंगे। आनुवांशिकता का जर्मप्लाज का सिद्धांत किसे प्रस्तावित किया? इसे भी क्वेश्चन रटिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हु प्रपोज द जर्मप्लाज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी किसने इसकी जानकारी दी थी? पहला ऑप्शन है अगस्त वाइसमैन, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, लेमार्क मेंडल। मेंडल ने दिया जेनेटिक्स का सिद्धांत, लेमार्क भी नहीं दिया था। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक सिद्धांत दिया तो ये भी नहीं दिया। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अगस्त वाइसमैन। चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच इरा इज नॉन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स, कौन सा युग सरीसृपों का युग कहलाता है? कितने बार क्वेश्चन आया है, सरीसृपों का युग किसे जानते हैं? यानी डायनासोर वाला युग। कभी भी क्वेश्चन अगर आए भाई डायनासोर की उत्पत्ति कौन से युग में देखी गई है या सरीसृप की, तो जब भी कभी डायनासोर वाली युग आए तो उसको हम हमेशा टिक लगाएंगे क्या? मेसोजोइक ईरा। सही आंसर हमारा क्या हो गया? मेसोजोइक ईरा। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिंग लिंक, निम्नलिखित में से कौन एक कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण है? कनेक्टिंग लिंक कहने का तात्पर्य यानी कि कौन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ कहने का तात्पर्य होता है कि जब कोई दो जीव है, दो जीव के बीच के कैरेक्टर को दर्शाता है, तो ऐसे लिंक को हम लोग क्या नाम देते हैं? कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और इस कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण है हमारा क्या? आर्कियोप्टेरिक्स। याद रखेंगे, कनेक्टिंग लिंक में जब भी कभी पूछा जाएगा तो सही आंसर हम क्या देंगे? आर्कियोप्टेरिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। द टर्म पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वाज गिवन बाय, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम शब्द किसने दिया था? यहाँ गौर करेंगे। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जहाँ आएगा तो आंसर देंगे किसकी जानकारी किसने दी थी भाई? तो गोल्ड एंड एल्डरजे। क्या नाम देंगे? गोल्ड और एल्डरजेज। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस, निम्नलिखित में से कौन जैविक विकास के विचार को समर्थन करता है? यहाँ देखिए हिंदी में टर्म देखेंगे, जो हिंदी मीडियम है उसको इसको फोकस करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम है वो आइडिया लगाएंगे कि द आइडिया ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस की जानकारी की सपोर्ट किसने दी थी। तो जब भी कभी ऐसा रहेगा तो इसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी इवोल्यूशंस की जानकारी किसने दी, और कैसा? यानी जैविक विकास। तो जैविक विकास से होता है कि भाई होमोलोगस ऑर्गन भी हो सकता है, यानी जिसके अंग समान हो, यानी गौर करेंगे कि जिनके अंग क्या हो? समान हो, लेकिन कार्य अलग हो, तो ये भी दर्शाता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। दूसरा एनालोगस ऑर्गन समरूप अंग, इसमें उल्टा हो गया कि जिसके समान
अंग नहीं होके क्या हो रहेंगे भाई, समान अंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे समान कार्य हो जाएंगे, और लेकिन अंग जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग समरूप कहेंगे। फॉसिल्स यानी पहले के जीव कैसे थे जो धरती में समाप्त हो गए हैं और अभी सिर्फ खुदाई के माध्यम से निकल रहे हैं, इस बात की भी जानकारी पड़ रही है। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं हमें जैविक विकास से जोड़ता है, यानी इवोल्यूशन से जोड़ता है। आप चैप्टर भी देखेंगे तो हमारा चैप्टर का भी नाम यही है, जैव विकास यानी जैविक विकास, जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहेंगे या कर्म विकास भी कहते हैं। तो ये तीनों कहीं ना कहीं इस बात को बताता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे 36। द जेनेटिक वेरिएशन दैट काउजेज इवोल्यूशन ड्यू टू, विकास का कारण बनने वाले अनुवांशिक भिन्नता का कारण है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे टर्म्स दिया है कि विकास का कारण से बनने वाले अनुवांशिक भिन्नता का क्या कारण, यानी कौन बता रहा है कि विकास के कारण अनुवांशिक भिन्नताएं हो रही है। तो अनुवांशिक भिन्नताएं मतलब चेंजेज, जेनेटिक चेंजेज। तो सडन चेंज ऑफ जेनेटिक चेंज यानी म्यूटेशन भी आपका सही है। दूसरा है कि जीन में जब बदलाव होता है तो एक नया जीन का तैयार होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कम्बिनेशन इज नॉन एज रिकम्बिनेशन। और तीसरा है कि प्रकृति के द्वारा, यानी प्रकृति जिनको सेलेक्ट करेगी और वो भी धरती में सर्वाइव करेंगे, तो ऐसे चयन को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक चयन कहेंगे। आप जिराफ वाली भी कहानी सुने होंगे कि जिराफ वाले में भी क्या है भाई, जिसे प्रकृति ने रखा उसी अकॉर्डिंग उन्होंने सर्वाइव किया। एक आया है इसमें सिद्धांत जिराफ के गर्दन लंबे वाले, तो वो भी जब थ्योरेटिकल क्लास होगा तो उसमें हम डील करेंगे। और ये जब तीनों बात आपस में सही है तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले क्लास में आएंगे क्वेश्चंस। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ गौर करेंगे, जीवाश्मों का अध्ययन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं, यानी जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे 38। द 4 limbs ऑफ whales, बैट्स एंड ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ देखिए कितना अच्छी बात कही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको कि व्हेल हो गया, चमगादड़ हो गया और मनुष्य हो गया, ये तीनों का जो आगे का भाग है, अग्रभाग, किसका उदाहरण है। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई अग्रभाग किसका उदाहरण है, तो सबका अग्रभाग कहीं ना कहीं फंक्शनल है, अपना काम कर रहा है। तो यानी ऐसे अंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऐसे अंग को हम लोग समजात अंग के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 39। इन विच टाइप ऑफ इवोल्यूशंस डू अनरिलेटेड स्पीसीज इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स, किस प्रकार के विकास में असंबंधित प्रजातियां समान लक्षण विकसित करती है। यहाँ गौर करेंगे किस प्रकार के विकास में कैसा भाई, तो असंबंधित प्रजातियां समान लक्षण जब विकास करेंगे तो ऐसे लक्षण जो कि समान विकास करते हैं, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग अभिसारी कहते हैं। पहले भी हमने चर्चा किया कि आप अपसारी और अपसारी में अच्छे से याद कर लीजिएगा अंतर, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो ऐसे ही आंसर हो गया हमारा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशंस। अगले टर्म में आएंगे, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत बताना है कि कौन इसमें गुणसूत्रीय सिद्धांत को दिखाता है। तो यहाँ देखिए अनुवांशिकता और गुणसूत्र ये आपस में जुड़े हुए, तो गुणसूत्र, तो अनुवांशिकता का सिद्धांत में जीन आएगा और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम आएगा। तो अब क्रोमोसोम, तो यहाँ जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। देखिए क्वेश्चन पे ही आंसर है, क्या दिया हुआ है कि जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, यानी जीन अनुवांशिकता बिलोंग करता है, गुणसूत्रीय क्रोमोसोम। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन। द आइडिया डेट द एम्ब्रियो रिकेपिटुलेशन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड। देखिए इससे पहले हमने चर्चा किया था, आप सीरियल देखते होंगे तो सीरियल में भी ये लिखा रहता है रिकेप, यानी पिछले दिनों या पिछले हफ्ते आपने जो सीरियल देखा उसकी जानकारी जो बहुत संक्षेप में देती है उसको रिकेप कहते हैं। तो अब इसी से आ गया कि किसी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जानकारी अगर हमें उसके पीछे से पता चले, यानी प्रीवियस समय से, इतिहास से पता चले, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग रिकेपिटुलेशंस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहेंगे। और ऐसा जो टर्म्स है वो पुराने इतिहास को पुनरावृत्त करती है, यानी बार बार दर्शाने का काम करती है। तो ऐसे सिद्धांत को ही हम लोग कैसा सिद्धांत कहते हैं, पुनरावृत्ति सिद्धांत, इसलिए कहते हैं रिकेपिटुलेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 42। डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग विच इरा। पहले ही हमने बताया सरीसृप का जो युग कहलाता था वही डायनासोर का भी युग है। और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डायनासोर किस युग के दौरान क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। तो ये क्यों, कौन से युग में दिखते थे, तो मीसोजोइक ईरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिगल स्ट्रक्चर।
निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी संरचना का उदाहरण है? अवशेषी संरचना कहने का तात्पर्य ये हो गया कि वैसा अंग जो है लेकिन क्रियात्मक नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया? कॉकिक्स इन ह्यूमंस। ये हमारे बॉडी में है लेकिन अभी काम नहीं करते हैं। दूसरा भी देख लेते हैं, विंग्स इन बर्ड्स, ये तो काम कर रहा है भाई, तो ये तो अवशेषी अंग का है ही नहीं। मछलियों के फिन्स भी, पख जो होते हैं वो भी काम करता है, पंख नहीं होगा, यहाँ पख होगा। तो आंसर हो जाएगा मछलियों में पख, यानी तैरने के लिए फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं। नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉकिक्स दे चुका है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कॉकिक्स इन ह्यूमंस। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, विकास की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? यानी विकास की जानकारी अगर समझना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो जीन तो ये आनुवांशिकता सब में चले आता है, स्पीसीज प्रजाति तो होगी नहीं, व्यक्ति होगी नहीं। सही आंसर हो जाएगा क्या? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। तो हमारा विकास की सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे? जनसंख्या। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वेयर, पहली बार प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? अभी हमने पहला क्वेश्चन इसके पहले ये पढ़ा था कि पहले जीव धरती में कौन स्टार्ट हुए होंगे, तो हमने जवाब दिया था कवक और शैवाल। तो उसी तरीक़ा से इसमें सवाल ढूंढना है। अब ऐसे सवाल जो कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, तो सवाल कई तरह के हो सकते हैं। अब इस सवाल में देखेंगे कि सवाल है, काई है, कवक है, लेकिन इन सब में जो ज़्यादा एक्टिव है वो कौन है भाई? साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम देंगे उसको हम लोग? साइनोबैक्टीरिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। इस तरीक़ा से चैप्टर 7 का हमने 45 क्वेश्चन आपको रिवाइज कराया। आप मतलब कि आप दोबारा भी इसको बार भी आप इसको देख सकते हैं अपने तरीक़ा से निकाल के क्वेश्चंस को। और साथ ही साथ इसमें से एक क्वेश्चन है मानव का विकास, इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन, इनको बहुत अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। ये चैप्टर लॉन्ग के लिए, मतलब ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आपका हमेशा पूछा जाता है। इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन, जिसमें आपको रामापैथिकस, ह्यूमन इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सैपियंस, ये सब क्वेश्चंस मतलब ये टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। ये लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनमें से जो लॉन्ग देखना चाहते हैं वो मानव का विकास देख लीजिएगा, प्रलयवाद सिद्धांत है उनको देख लीजिएगा। इस तरीक़ा से यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट है उसको देख लेंगे। अवशेषी अंग जो है ये शॉर्ट टाइप से आंसर है। और जो विकास के सिद्धांत है, डार्विन के सिद्धांत या फिर डार्विन या लामार के सिद्धांत, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 जो है बहुत इजी ही है। ये एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी चैप्टर है, जिसको आपको पढ़ने के साथ साथ थोड़ा कुछ रिमेंबर करना होगा, तो याद वगैरह करते रहना होगा। तो चलिए चैप्टर 7 अच्छे से इसको कीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर 8 को लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और हमारा उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं उसमें बेटर परफॉर्मेंस कीजिएगा और हमारे क्वेश्चंस का सही जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।